आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। आज हम ये नोट्स लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं के लिए मद्देनजर रख कर बनाया गया। तो सबसे पहला आपका सवाल कहेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुर साप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुर साप। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने से एक उपाधि धारण किया था, जो अपने आप को बोलता था सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने मन से एक उपाधि धारण किया था, जो अपने आप से कहता था सिकंदर ए सानी का उपाधि अपने आप धारण कर लिया था। उसके बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम, जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो बाजार में मुद्रास्फीति को बरकरार करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आरबीआई को महंगाई बढ़ा देना चाहिए। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि कौन कितना उधार लेगा। अगर हम बैंक का जो रेट है उसको अगर हम महंगा देंगे तो कोई जल्दी लेगा ही नहीं पैसा, मतलब कि अच्छी पर, शुद्ध पर। तो उसी तरह है कि आरबीआई जो है जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक किसको कहते हैं? जहां पर आम लोगों का खाता होता है उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। जिसमें हम लोग का खाता कहाँ हो सकता है? एसबीआई में, पीएनबी में, देना बैंक, लेना बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब बैंक में। तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और यह रेपो रेट कम समय के लिए होता है। तो पूछेगा क्या कि रेपो रेट किसे कहते हैं? तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक जिसमें एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंकों को उधार देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, और रेपो रेट बहुत ही कम समय के लिए होता है। उसके बाद आरबीआई जो है जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी को लंबा समय के लिए उधार देता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। देखिए, रेपो रेट में क्या होगा? उधार देगा आरबीआई लेकिन कम टाइम के लिए, लेकिन आरबीआई जो है ना यहाँ पे भी उधार देगा वाणिज्यिक बैंक को लेकिन लंबा टाइम के लिए। तो जब लंबा टाइम के लिए देगा तो वो हो जाएगा बैंक रेट, और कम टाइम के लिए देगा तो हो जाएगा रेपो रेट। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोलता है कि जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है आरबीआई में पैसे घट जाता है तो वाणिज्यिक बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, वो सबसे वो पैसा लेता है। तो वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई को उधार देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद वाई आई एम इंडियंस, वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। अब देखिए, जो भी ट्रेन पाकिस्तान जाएगा, वहाँ जो भी ट्रेन से पाकिस्तान जाएगा वो लोग बहुत खुश होगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो गया? खुशवंत सिंह। ये याद करने का एक तरीका है। व्हाइट टाइगर जो बुक लिखे हैं उनका नाम है अरविंद अड़िग। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? अब जैसे मैं व्हाइट टाइगर के सामने जो है अरविंद क्या है? अड़िग है, मतलब कि डर नहीं रहा। तो व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद अड़िग। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नॉर्गे तेंजिंग था और एडमंड हिलेरी था। कौन था? नार्गे तेंजिंग था और एडमंड हिलेरी था, जो 1953 में चढ़े थे। कब चढ़े थे? 1953 में। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेबई थी। कौन थी? जुंको तेबई, जो जापान के रहने वाली थी। कब चढ़ी? 1975 में। कब चढ़ी थी? 1975 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तब बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में चढ़ी। तो 53, 75, 1984 डेट याद रखिएगा। 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति नार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी बनते हैं। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई बनती है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में बनती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
आगे हमारा क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा कहते हैं, और इसको चीन वाला जो तिब्बत वाला उसे इसे चेमालुंगमा कहता है। और सागर माथा या चेमालुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। सरोजनी नायडू का बुक का क्या नाम है? द ब्रोकन विंग। सरोजनी नायडू का बुक का नाम है द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सरोजनी नायडू का बुक का क्या नाम है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। उपस्वर और अपस्वर का मतलब क्या है? तो उपस्वर का मतलब होता है क्या? छोटा। उपस्वर मतलब छोटा और अपस्वर मतलब बड़ा। उपस्वर जैसे में कि उपराष्ट्रपति मतलब छोटा राष्ट्रपति, किससे? राष्ट्रपति से। उप प्रधानमंत्री कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री से छोटा है उप प्रधानमंत्री। तो उप मतलब क्या होता है? छोटा। और जब पृथ्वी एकदम सूर्य के पास होती है 3 जनवरी को तो उसे उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के पास एकदम होती है तो उसे उपसौर का घटना माना जाता है। लेकिन वही जब पृथ्वी सूर्य से दूर हटती है तो उसे अपसौर की घटना माना जाता है। और उपसौर की घटना 3 जनवरी को देखने को मिलता है और अपसौर की घटना 4 जुलाई को देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है? जब सातों महाद्वीप एक साथ था, पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन जब सातों महाद्वीप एक साथ था तो उसे क्या बोला जाता था? तो उसे पैंजिया बोला जाता था। जब सातों महाद्वीप एक साथ था तो उसे पैंजिया बोला जाता था। उसके बाद हिंद महासागर का भाग कौन कौन है? तब हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे है हिंद महासागर, ये भारत का तटीय वाला इलाका है। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण इलाका में है। हिंद महासागर का भाग है अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरबियन सी हो गया, रेड सी हो गया, अंडमान सी हो गया। ये सब जितना है ना सी वाला, ये सब कहाँ है? हिंद महासागर में है। अरब सागर किसका भाग है? हिंद महासागर का है। बंगाल की खाड़ी किसका भाग है? हिंद महासागर का है। अरबियन सी किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? यानी कौन सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वो था FST यानी फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक के एक ऐसा शासक था जो बेरोजगारों को क्या दिया? रोजगार दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो नहर का निर्माण करवाया? पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो नहरों का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसे GST बोल सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद नहरों का जाल बिछाया, 1200 बगीचा लगवाया, 300 से अधिक शहरों के बसाया। कौन बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ही सब काम किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास रहते थे, इसीलिए उसको फिरोज शाह तुगलक जो है एक दास विभाग बनाया और उसका नाम जो है दीवाने बंदगान रखा। तब पूछेगा कि बताइए कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कितने दास रहते थे? तो 1,80,000। वो क्या सब थे? तो वो लोग दास विभाग के लोग थे, मतलब दास थे। तो उन लोग का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा विभाग बनाया गया था? दीवाने बंदगान विभाग, जिसका मतलब होता है दास विभाग। दीवाने बंदगान का मतलब क्या होता है? दास विभाग। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? अब समझिए जजिया कर होता है क्या है? जजिया कर होता है हिंदुओं के धार्मिक के नाम पर जो टैक्स लिया जाता है, जो कर लिया जाता है, उसे जजिया कर लिया कहते हैं। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है कि किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई कई बड़े कुंड और जलाशय मिले? तो वो था धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसका खोज राकल दास बनर्जी करते हैं 1922 में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
तो आप लोग को ये कैसा लगा सीरीज आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।